सो हम बात कर रहे थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो हाई ऑल, दिस इज नरवान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो जानेंगे इस वीडियो में दो और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिनको समझ के और देखकर आपके कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 11. इसके पहले के 10 क्वेश्चंस हम हमारे पुराने वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने अब तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जल्दी से इस चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में सर्च करो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की प्लेलिस्ट और उसके सारे वीडियोस सीक्वेंशियली देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने एकदम स्क्रैच से चीज़ें बिल्डअप करना चालू किया है. हर वीडियो में मैंने सिर्फ एक सब टॉपिक कवर किया है, तो वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है. आप चाहे तो आप 1.25 1.5x पे भी देख सकते हो, है ना. अपने हिसाब से स्पीड को सेट कर लेना, लेकिन इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट वीडियो से सारी चीज़ें देखना चालू करो, सो दैट ये हमारा जो लेक्चर नंबर 29 चल रहा है यहाँ पे पहुँचते तक आपको सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में स्ट्रगल ना करो. सही है. इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे मुझे बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड एट द गिवन पॉइंट. तो यहाँ पे मुझे 4 केसेस गिवन है ना. यहाँ पे आपको 2 केसेस दिख रहे होंगे और आगे और 2 केसेस है. तो ये 4 केसेस के लिए मुझे करना क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड से मुझे फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट पी. सही है क्या. पहले केस की बात करते हैं. अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास चारों केसेस है 1 2 3 एंड 4, ये चारों केसेस में मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड है ना. अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है क्या. इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, जिसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर याद हो तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता था k लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. करेक्ट है. तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड जो होगा उसका फॉर्मूला होता था. और एक ई पैरेलल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था विच वॉज k लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. करेक्ट है क्या. सो आई होप ये फॉर्मूले कैसे डिराइव किए थे ये आपको याद होगा. अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो ज़रूर देख लेना. जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं देखोगे, जब तक आप इसका डेरिवेशन नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है, ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है. सही है क्या. इसका डेरिवेशन इसलिए भी देखना इंपॉर्टेंट है कि थीटा 1 और थीटा 2 एंगल्स किस तरीके से मेजर किए जाते हैं, ये समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला पता होने से भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये थीटा 1 और थीटा 2 का मेजर किस तरीके से कर रहे हैं. और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना, बिकॉज अदरवाइज़ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है. सही. चलो बात करते हैं सवाल नंबर 1 की. सवाल नंबर 1 में ध्यान से देखना. सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा इसके ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए ना. तो एक ई परपेंडिकुलर आएगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो वो इस डायरेक्शन में एक मुझे ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा और एक पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा जिसको मैं ई पैरेलल बोलूँगा. सही है क्या. अब इन दोनों कंपोनेंट्स को ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, इनकी वैल्यूज़ कितनी होगी ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, के लैम्डा, है ना. तो ये लैम्डा इस तरीके से हो गया. अच्छा, यहाँ पे देखो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों के जो मैंने डायरेक्शंस बनाए हैं वो मैंने अवे फ्रॉम द रॉड बनाए हैं. और ये क्यों अवे फ्रॉम द रॉड है इस बात को भी ध्यान से देखना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है. अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे दूर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी. तो इसीलिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों को ही मुझे पी पॉइंट पे अवे शो करना पड़ेगा. सही है क्या. अच्छा, अब एक और चीज़ कि ई परपेंडिकुलर तो समझ में आ गया कि दूर जाएगा, लेकिन ई पैरेलल नीचे बनना चाहिए या ऊपर बनना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है. सही है क्या. तो इस चीज़ को यहाँ पे देखो, अगर 30 डिग्री ऊपर है और 60 डिग्री नीचे है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ द जो रॉड है वो नीचे साइड है ना, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कहीं जाएगी. तो ई पैरेलल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये गलत है. ई पैरेलल नीचे नहीं होना चाहिए, ई पैरेलल ऊपर होना चाहिए. करेक्ट है क्या. आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी. तो ई पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो ऊपर साइड जाएगा, है ना. तो ई परपेंडिकुलर तो डिपेंड करेगा कि जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रॉड जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड्स द रॉड आएगा. सही है क्या. ई पैरेलल की जब मैं बात करूँगा तो पैरेलल कंपोनेंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. देखने वाली बात यह है कि
30 डिग्री ऊपर है और 60 डिग्री नीचे है, मतलब जो मैंने परपेंडिकुलर बना रखा है ए डिस्टेंस पे, उससे मेजर पार्ट ऑफ द रॉड जो है वो नीचे साइड है और ऊपर जो है माइनर पार्ट है। अब नीचे अगर मेजर पार्ट है और ऊपर माइनर पार्ट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तिरछे डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगी जो 60 डिग्री, मतलब जो मेजर पार्ट ऑफ रॉड है उससे दूर की तरफ जाएगी और इसलिए ई पैरेलल ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। करेक्ट है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे। के लैम्डा अपॉन डी, डी की जगह क्या आएगा, डी इज़ बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, यहाँ पे वो डिस्टेंस है ए, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 कितना आएगा ये ध्यान से देखना। मुझे पता है कि थीटा 1 कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल से जो भी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ से ऊपर एंगल मेजर होगा, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज साइन 30 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 कितना आएगा, ये थीटा 2 परपेंडिकुलर से नीचे मेजर होता है तो ये नीचे 60 डिग्री जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। करेक्ट है क्या? तो ये मेरा ई परपेंडिकुलर मिल गया मुझे। सही है। इसी तरीके से ई पैरेलल की बात करें तो ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बाहर वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा। अब बस अंदर की बात है, तो अंदर भी क्या होगा, मुझे पता है कॉस ऑफ थीटा 2, थीटा 2 कितना है 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 दैट इज़ 30 डिग्री। करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू पता है हमको, साइन 60 की वैल्यू पता है, उसी तरीके से कॉस 60 और कॉस 30 की भी वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट अप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सही है क्या? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सेकंड सवाल की बात करते हैं। सेकंड सवाल में ध्यान से देखो, अगेन क्या होगा, मेरे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज है ना, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर इसके ऊपर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे एक्चुअली में ना ये जो मैंने चार्जेस ड्रॉ किए हैं ये प्लस नहीं होने चाहिए, ये माइनस होने चाहिए। करेक्ट है क्या? तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना कि ये जो है ये माइनस चार्जेस होने चाहिए, ना कि प्लस, है ना, क्योंकि इसके ऊपर की चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो इसके वजह से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल किस डायरेक्शन में आएगा, ये देखो, ई परपेंडिकुलर तो टुवर्ड्स द रॉड आएगा फॉर श्योर, है ना, तो ये ई परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द रॉड हो गया। ई पैरेलल किधर आएगा, ई पैरेलल ध्यान से देखो कि ये रॉड जो है पूरी की पूरी पी पॉइंट के ऊपर है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में बनना चालू करेगी, है ना। तो अगर मैं पी पॉइंट को रॉड से ज्वाइन करूँ तो मुझे रॉड की तरफ इसको ले जाना पड़ेगा, तो ई पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है ये ऊपर साइड आएगा। करेक्ट है क्या? सही है, क्योंकि ई पैरेलल कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द रॉड जाना है ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो टुवर्ड्स द रॉड जाना पड़ेगा, और अगर रॉड मेरी ऊपर है पी पॉइंट से तो मेरा ई पैरेलल भी ऊपर डायरेक्शन में आएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो ई परपेंडिकुलर का पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन डी। डी यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे देखना, अगर आपको ए डिस्टेंस दिख रहा है, अगर आपने यहाँ पे के लैम्डा अपॉन ए लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, वो इसीलिए क्योंकि ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, मुझे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड टू द पॉइंट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको मैं कोई दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, लेट्स से ऑरेंज कलर से, ये वाला पार्ट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो जो रॉड है, रॉड से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अगर ए डिस्टेंस मुझे तिरछा गिवन है तो उससे 60 डिग्री के साइड में आके मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ए कॉस 60, है ना। तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ए कॉस 60 लिखना पड़ेगा। सही है क्या? यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस 60 डिग्री। अब अगेन जैसा कि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो प्लीज़ देख लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या चल रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जिन लोगों ने देख रखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं वैल्यूज़ कहाँ से किस तरीके से पुट कर रहा हूँ। अब क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा 1। थीटा 1 क्या होता है, परपेंडिकुलर से ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर वाले एज तक हमने कितना एंगल मेजर किया। अब ऊपर वाले एज तक देखो तो मैंने ए जो मेरा डिस्टेंस है वहाँ से तो 30 डिग्री किया है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर से एंगल चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर से पहले मुझे 60 डिग्री जाना पड़ा, उसके बाद मुझे 30 डिग्री जाना पड़ा इन ऑर्डर टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रॉड, है ना। तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ थीटा 2। थीटा 2 क्या है, परपेंडिकुलर से नीचे कितना एंगल है। अब परपेंडिकुलर से नीचे तो नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर से ऊपर ही 60 डिग्री है ना। तो मुझे मेजर करना था नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन ये ऊपर 60 डिग्री जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन ऑफ -60 डिग्री।
एंड दैट वुड बी माई परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसमें वैल्यूज पुट अप करके इसको और सिंप्लीफाई आगे कर सकते हो। ये काम मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली चीज़ें आप कर सकते हो डेफिनेटली। मेरा काम बस यहाँ पे ये है कि मैं आपको समझाऊँ कि फॉर्मूले में जो हम डी पुट कर रहे हैं वो क्या आएगा हर एक क्वेश्चन, हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग, और θ1 θ2 मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आएगा, है ना। बाकी ये मैथ सॉल्व करना तो बड़ा आसान सा काम है जो आप लोग खुद भी कर सकते हो। ई पैरेलल की बात करते हैं, यहाँ पे भी अगेन k लैम्डा अपॉन a cos 60 डिग्री आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू ही a cos 60 डिग्री है। अब इसके अंदर क्या आएगा, cos ऑफ θ2 माइनस θ1, है ना, तो θ2 हमारा कितना था -60 डिग्री, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ cos θ1 विच इज़ 90 डिग्री। अगेन आप इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है क्या? सो आई होप यहाँ पे आपको, अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों केसेस के लिए ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों का डायरेक्शन भी ड्रॉ कर दिया और साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूले भी लिख दिए। तो आपको क्या है, अब आपको पता है कि आप जैसे ही इसमें वैल्यूज़ पुट अप करोगे आपको ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यूज़ मिल जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा है ना। अगर आप चाहो तो अगर आपको स्पेसिफिकली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है तो फिर आप ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेशन इतना तो आप खुद से कर लोगे, है ना। फिलहाल यहाँ पे मेरा इंटेंशन बस ये है कि मैं आपको अलग अलग सिनेरियो इसके लिए बताऊँ कि आपका जो डी आता है इस फॉर्मूले में वो कैसे कैसे चेंज होगा, और साथ ही साथ θ1 और θ2 किस तरीके से चेंज होगा। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में अगेन ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ना, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगेन ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का क्या होगा, ध्यान से देखो। ई परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली दूर जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ई पैरेलल जो है, ई पैरेलल अगेन इसने भी क्या करना चाहिए, ई पैरेलल ने भी दूर जाना चाहिए रॉड से, तो ई पैरेलल लेफ्ट ना जाते हुए राइट साइड जाएगा, है ना। तो ये हो गया मेरा ई पैरेलल का डायरेक्शन। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों समझ में आते ही अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, k लैम्डा अपॉन डी। डी कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए नहीं है यहाँ पे, a cos 10 है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये a cos 10 डिग्री, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअली पॉइंट P का रॉड से, है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा a cos 10 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ अंदर क्या आएगा, sin θ1 प्लस sin θ2, तो आई कैन राइट sin θ1 कितना है, परपेंडिकुलर से कितना ऊपर जाना पड़ा टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रॉड। इसको आप ऐसा आड़े तरीके से देखो, है ना। जब आप आड़े देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका परपेंडिकुलर a cos 10 वहाँ से आपको 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री मतलब टोटल 60 डिग्री जाना पड़ रहा है टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रॉड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा sin 60 डिग्री प्लस sin θ2 की बात हम करने वाले हैं। तो θ2 कितना आएगा, θ2 इस परपेंडिकुलर से नीचे कितना एंगल आएगा। तो बेसिकली मेरा एंगल क्लॉकवाइज मुझे मेजर करना था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में 10 डिग्री जा रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन ऑफ -10 डिग्री। करेक्ट है क्या? अगेन आप इसमें वैल्यूज पुट अप करो, आपको ई परपेंडिकुलर की वैल्यू एग्जैक्टली जो आएगी वो मिल जाएगी। करेक्ट। ई पैरेलल की बात करते हैं, डायरेक्शन तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं और डी की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो k लैम्डा अपॉन a cos 10 डिग्री तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे आएगा cos ऑफ θ2 वॉज -10 डिग्री माइनस cos ऑफ θ1 दैट इज़ 60 डिग्री। करेक्ट। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ पुट अप करो और आपको डायरेक्ट ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। आपके पास डायरेक्शन है ही ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो आप रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। सही है क्या? सो आई होप थर्ड केस भी आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस में अगेन मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, लेकिन इस रॉड को ध्यान से देखना, ये फाइनाइट सिर्फ ऑन वन साइड है, द अदर साइड इज सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग। रॉड के केस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये पता करना मेरा नेक्स्ट इंटेंशन है। वापस अगर आप इस पी पॉइंट पे देखो तो जो मेरा ई परपेंडिकुलर है वो तो सीधा सीधा दूर जाएगा इससे, है ना, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और ई पैरेलल को भी दूर जाना पड़ेगा, तो ये नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई पैरेलल नीचे के डायरेक्शन में आएगा। करेक्ट। अच्छा, इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डी का डी ही है, लेकिन θ1 और θ2 में क्या डिफरेंस आएगा वो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अगर मैं ई परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ तो ई परपेंडिकुलर क्या आएगा, k लैम्डा अपॉन डी। डी के जगह आई कैन राइट डी, क्योंकि डी ही है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज सच। यहाँ पे आएगा साइन ऑफ θ1। θ1 क्या है, परपेंडिकुलर से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए कितना एंगल आपको लेना है। अब ये ऊपर डायरेक्शन में तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा इन्फाइनाइट पे जाने पे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखूँगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस, अब क्या चाहिए मुझे, θ2 मतलब मैं परपेंडिकुलर से नीचे कितना एंगल जा रहा हूँ, ये तो सीधा परपेंडिकुलर पे ही है इसका एंड पॉइंट। करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री।
तो ये आपका ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया, है ना। अगर आप चाहो तो साइन 0 0 होगा, साइन 1 1 होगा, तो आप इसको डायरेक्टली के लैम्डा बाई डी भी लिख सकते हो, है ना। अब ई पैरेलल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अगेन के लैम्डा अपॉन डी तो सेम रहेगा। कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, माइनस कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब देखो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, लेकिन कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, के लैम्डा अपॉन डी। तो जब कभी आपके पास में सेमी इनफाइनाइट लेंथ का इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हो तो इसका परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट दोनों के लैम्डा अपॉन डी मिलेंगे। और इसीलिए इसका अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहो या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई डी, करेक्ट है। एंड दैट विल बी माई फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। सही है क्या। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल में कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, सारी चीज़ें देखना, और जहाँ पे आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और मैं क्यों 60 डिग्री डाल रहा हूँ, क्यों -10 डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाके पुराने वीडियोस देखें, अदरवाइज़ आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना जो आप ही की तरह फिज़िक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे इस वीडियो पे आने के पहले। सही है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज़ आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और ऐसे में आपका कोई वीडियो मिस हो गया ना काम का तो आपका लॉस हो जाएगा। सही है। चलो सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। If a charge q of mass m is brought near an infinitely long uniformly charged rod and released from a distance of r1, what is the velocity of charge when it is at a distance of r2 from the rod? तो यहाँ पे देखो सवाल में क्या बोला हुआ है, एक मेरे पास तो सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ की एक रॉड है, करेक्ट है क्या। तो ये मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग एक रॉड बना ली जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी है, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से चार्जेस भी फैले हुए हैं, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चार्ज है जो कि Q है उसका मैग्नीट्यूड और M है उसका मास, इसको मैंने इस रॉड के पास में लाया, ठीक है, और इसको रिलीज़ कर दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ r1। तो ये r1 डिस्टेंस पे रखा इसको और इसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने से क्या होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, है ना, और ये जो चार्ज है ये थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। लेट्स से वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली अगर ये चार्ज ने इतना मूव किया है तो ये कुछ सर्टन वेलोसिटी से मूव किया होगा। अब ये जहाँ पे पहुँचा था इस डिस्टेंस को मैं r2 मार्क कर देता हूँ। सही है क्या। तो पहले ये जो चार्ज था ये रॉड से r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ था जिसका चार्ज q था और मास m था। इसको जैसे ही वहाँ पे छोड़ा तो जो रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है इनफाइनाइट लेंथ की, उसके रिपल्शन की वजह से चार्ज दूर भागा। r2 डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये मुझे सवाल में पूछा गया है। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर हो सकता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने का ट्राई करना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, ये चार्ज मूव किया इसके ऊपर, ये मूव क्यों किया, सबसे पहली चीज़ बिकॉज इसके ऊपर एक फोर्स है। ये फोर्स कितना था, फोर्स रहा होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे Q तो Q है, ये E क्या है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 2k लैम्डा अपॉन x। सही है। और मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट 2kq लैम्डा अपॉन mx, करेक्ट है। और अब मुझे तो फाइंड आउट करना है क्या, मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, लेकिन मेरे पास क्या है एक्सेलरेशन। क्या मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, येस आई कैन राइट, है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को v dv/dx, करेक्ट है। ये हम काफ़ी बार फिजिक्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आएगा 2kq लैम्डा अपॉन mx। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज़ v dv को एक साइड रखूँगा, 2kq लैम्डा अपॉन mx जो है इसके साथ dx को दूसरे साइड डालूंगा और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, करेक्ट है क्या। इस इंटीग्रेशन से होगा क्या, ध्यान से समझना, v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/2, करेक्ट। यहाँ से देखोगे तो 2kq लैम्डा अपॉन m, ये सब कुछ कांस्टेंट है और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के dx अपॉन x, करेक्ट। चलो अब यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी की लिमिट तो डेफिनेटली 0 से v थी, इसलिए यहाँ पे मुझे लिमिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो dx है इसकी लिमिट चेंज होगी। ये dx जो है ये r1 से r2 में वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे r1 से r2 की मुझे लिमिट्स लगानी पड़ेगी x में, है ना, r1 से r2 की।
चलो अब ध्यान से देखना इस बात को, मेरा v² का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v² हो जाएगा 4kq लैम्डा अपॉन m, और ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, है ना, ln x या नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ln x हो जाएगा और इसमें लिमिट लगेगी r1 से r2 की। तो यहाँ से मुझे v का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, v का फॉर्मूला मिल जाएगा √4kq लैम्डा अपॉन m इंटू ln ऑफ r2 ओवर r1, सही है क्या, और ये बन गया मेरा फाइनल फार्मूला। तो बेसिकली अगर आप एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के पास में r1 डिस्टेंस पे q चार्ज जिसका मास है मैं उसको लाते हो और रिलीज़ करते हो, तो r2 डिस्टेंस पे जाके उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट कैन बी गिवन बाय √4kq लैम्डा अपॉन m इंटू ln r2 अपॉन r1, सही है क्या। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। साथ ही साथ अगर इस वीडियो के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है या इस चैनल के लिए भी आपके पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी to read it out and improvise on the same in my coming videos. I'll see you again in the next video with some more practice questions. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.